Hi students, I am Mohammad Naveed sir and welcome to my YouTube channel Sociology with Mohammad Naveed. We already started the chapter Introduction to Indian Society. Now we have to take the third part of this chapter. हम आपका मेरे चैनल सोशोलॉजी विद मोहम्मद नवीद पर खैर मकदम करते हैं। हिंदुस्तानी समाज का तारुफ ये सबक हम शुरू कर चुके थे। इसमें हम तीसरा हिस्सा जो सबक का है और आखिरी हिस्सा जो है वो देखने वाले हैं। वो आखिरी हिस्सा है पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड, आज़ादी के बाद का दौर, स्वातंत्र्योत्तर काल। तो आइए शुरू करते हैं इस हिस्से को। पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड, आज़ादी के बाद का दौर, स्वातंत्र्योत्तर काळ। स्वातंत्र्योत्तर काळ एक स्वतंत्र देश या नात्याने भारताच्या ध्येय धोरणाच्या अनेक बदल झाले। आपली प्राचीन संस्कृती आणि ब्रिटिश काळ यांच्या समिश्र परिणामातून आपले वर्तमानातील विचार, वागणूक, उद्दिष्टे, ध्येय, गरजा आणि गोष्टींची विशिष्ट पटडी बनली आहे। तर आपल्याला माहीत आहे आपला जे भारत आहे ते 15 ऑगस्ट 1947 या तारखेला आपल्याला स्वातंत्र्य मिळाला आणि त्याच्यानंतर आपल्या संविधानाची तयारी सुरू झाली। आता स्वातंत्र्योत्तर भारत कसा होता? हिंदुस्तान का आज़ादी के बाद का दौर इसलिए ज़्यादा अहमियत रखता है क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हमको आज़ादी मिली। इसके बाद जब आज़ादी मिलने के बाद हमारी जो पहले की तहज़ीब थी, सकाफ़त थी, उस सकाफ़त और अंग्रेज़ी दौर जो था, कॉलोनियल पीरियड या नवाबदिक दौर हम जिसे कहते हैं, वो आने के बाद उसके अंदर मिल जाने के बाद लोगों की सोचों में तब्दीली आ गई और इसकी वजह से बहुत सारी तब्दीलियाँ हमें हमारे समाज में देखने मिली, जो हम दिए गए नुकात के ज़रिए देखने वाले हैं। तो After independence, the goals and programs of the country have seen numerous changes. Our ancient culture and the British period had mixed impact on our thought patterns, behavior patterns, our goals, aspirations, needs, and so on. Alongside these have emerged new challenges as well as opportunities. And we are very well know the India as independent on 15 August 1947. So the new constitution was made. So you have to see in your screen there is a constitution. The Constitution of India was made after the drafting committee referred to the Government of India Act 1935. अब क्या हुआ कि हिंदुस्तान को एक कानून आइन की ज़रूरत पड़ी। मुल्कों को चलाने के लिए बहुत सारे आइन की ज़रूरत पड़ती है। तो अब आइन जो बना तो वो आइन हमारे पास पहले एक उसकी मसूदा कमेटी बनाई गई और उस मसूदा कमेटी के जो अध्यक्ष थे, जो उसके सदर थे मसूदा कमेटी के, वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। और एक कानून 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसके ज़रिए इसे बाद में हिंदुस्तान तक पहुंचाया गया। तो हमारे आइन को खालिस आइन नहीं कहा जाता है। क्यों नहीं कहा जाता है? क्योंकि आप जो स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो कि हमारा जो आइन है वो तमाम तरह के ममालिक से लेकर बना हुआ है। जैसे हमारे आइन में ऑस्ट्रेलिया का भी आइन मौजूद है, कनाडा का भी है, जर्मनी भी है, आयरलैंड का भी आइन के कुछ नुकात हमारे आइन में लिए गए, जापानी भी लिए गए, अफ्रीका के लिए गए, सोवियत यूनियन जो लिए गए, उसके बाद यूनाइटेड किंगडम यानी जो इंग्लैंड वगैरह का है उसे यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है कुछ ममालिक को मिलाकर। यूनाइटेड स्टेट अमेरिका को कहा जाता है जिसमें कई ममालिक मिलते हैं। इस तरह से
इन तमाम ममालिक के कानून को लेकर हमारा आइन बनाया गया, इसीलिए इसे खालिस आइन नहीं कहा जाता है, क्योंकि ये सिर्फ एक मुल्क का नहीं है और इसमें से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर हमारे आइन को बनाया गया। और हिंदुस्तान का जो है संविधान जो है पूरी तरह से बनकर तैयार हुआ। और इस कानून के हिसाब से अब क्या हुआ, कानून तो बन गए, लेकिन अब जो है धीरे धीरे आइन में तब्दीली लाना भी ज़रूरी थी। इसके लिए भी जगह रखी गई आइन में कि जैसे जैसे वक्त तब्दील होगा तो लोगों को कानून में तब्दीली की भी ज़रूरत पडेगी। आपण जाणू शकता की आपल्या संविधानामध्ये चेंजेस होऊ शकते। जसे आपण बघू शकता की भारतीय संविधानामध्ये सर्वसाधारण धर्मनिरपेक्षता म्हणजे सर्व धर्मांच्या लोकांना आदर करणे या मूल्यांचे अत्यंत महत्त्व आहे। आणि भारतीय संविधानामध्ये वेळोवेळी काही महत्त्वाचे सुधारणा केल्या गेल्या। नुकतीच केले गेलेली सुधारणा म्हणजे यांनी आत्ताच केली गेलेली आपण बघू शकता की ऑगस्टमध्ये 2019 मध्ये जम्मू आणि काश्मीर प्रांताला दिलेला विशेष दर्जा, तिथे विशेष दर्जा दिलेला गेला होता आणि त्याला युनियन टेरिटरी असा घोषित केलेला गेला होता। याच्या आधी आपले 7 युनियन टेरिटरी होते आणि आता आपले 9 युनियन टेरिटरी झाले, एक जम्मू काश्मीर आणि एक लडाख त्याच्यामध्ये वाढ झाली। तर जम्मू काश्मीरला विशेष दर्जा दिला गेला आणि कलम अनुच्छेद 370 रद्द केले गेले। हे पण काय आहे, संविधानामध्ये वेळोवेळी केलेली सुधारणा आहे। तर संविधान असे सुधारणा करू शकतो। हम देख सकते हैं कि अभी हिंदुस्तानी आइन में आइन हिंद में जगह जगह पर क्या होती है, उसे सुधारा जाता है, कई लोगों के एतबार से उसे सुधारा जाता है। तो जैसे अभी अभी की गई हम बता रहे हैं आपको कि 2019 में जम्मू और कश्मीर को क्या किया गया, एक अलग से राज्य का दर्जा और ख़ास राज्य का दर्जा, ख़ास रियासत का दर्जा दिया गया। जिस ख़ास रियासत का दर्जा दिया गया उसे यूनियन टेरिटरी भी बनाया गया। यूनियन टेरिटरी पहले 7 थे, अब 9 हो चुके हैं। और उसके अलावा जम्मू और कश्मीर में से जो 370 थी कलम, वो 370 हटा दी गई। In the Indian Constitution is mainly changed in some time, so we have to know that there is a various changes. We have to know that in the act there is a new changes is the there is a in 2019 the Kashmir and Jammu is changes the special state is known as the union territory, and after that there is a 370 is removed from there। इसके बाद हम जो देखने वाले हैं वो है कानून साजी। हमने कानून साजी किस में देखे थे और नौबतती दौर में देखे थे, कायदे लेजिस्लेशन। अब कानून साजी किस तरह से तब्दील होती चली गई ये हम देखने वाले हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर देयर इज़ ऑन स्क्रीन लेजिस्लेशन 1954 द स्पेशल मैरिज एक्ट, आफ्टर दैट 1955 द हिंदू कोड बिल, 1955 द अनटचेबिलिटी एक्ट, later renamed the protection of civil rights, after that 1956 the suppression of immoral traffic in women and girls act, that is sita, the 1961 the dowry prohibition act, after that the 1971 the medical termination and pregnancy act, 1985 the narcotic drugs and psychotropic substance act, 1986 child labor act, 1995 persons with disabilities, 2005 the protection of women from domestic violence act, 2012 the protection of children from sexual offense, that is POSCO act,
it is amended in 2019. 2013, there is the Probation Act of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act 2015, the Juvenile Justice 2019, the Transgender Persons Act. आता याच्यामध्ये आपण बघू शकता की 1954मध्ये जे झाला स्पेशल मॅरेज कायदा, 1955मध्ये हिंदू कोड बिल झाला, त्याच्यानंतर 1955मध्ये अनटचेबिलिटी कायदा झाला, त्याच्यानंतर 1956मध्ये द सेपरेशन ऑफ इमोरल ट्रॅफिक इन वुमन अँड गर्ल्स ॲक्ट झाला, त्याच्यानंतर 1961मध्ये झाला हुंडा प्रतिबंधक कायदा, 1971मध्ये झाला मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी ॲक्ट झाला, कायदा झाला, त्याच्यानंतर 1985मध्ये नार्कोटिक ड्रग्स हे कायदा झाला, 1986मध्ये चाइल्ड लेबर कायदा झाला, 1985मध्ये पर्सनल विथ डिसेबिलिटी कायदा झाला, त्याच्यानंतर 2005मध्ये प्रोटेक्शन ऑफ वुमन फ्रॉम डोमेस्टिक व्हायलन्स कायदा झाला, त्याला आपण कौटुंबिक हिंसाचार पण म्हणतो, त्याचा कायदा झाला. 2012मध्ये प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेन्स पॉस्को हे ॲक्ट झाला आणि त्याच्यामध्ये त्या कायद्यामध्ये 2019मध्ये सुधारणा पण करण्यात आली. आणि 2013मध्ये प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ॲज म्युच्युअल स्कॅव्हेंट्स अँड देअर रिहॅबिलिटीज कायदा हे झाला. 2015मध्ये ज्युव्हेनाईल जस्टिस कायदा झाला आणि 2019मध्ये ट्रान्सजेंडर पर्सन्स कायदा झाला. असे कायद्याचे सुधारणे पण करण्यात आले. आता त्याच्यानंतर आपण बघणार आहोत अर्थव्यवस्था. अर्थव्यवस्था भारताची विकासासाठी 1951 ते 2017 या कालावधीत विविध पंचवार्षिक योजना राबवण्यात आल्या. प्रत्येक पंचवार्षिक योजनेत उद्दिष्टे स्वतंत्र होती. राजकीय यंत्रणा आणि अर्थव्यवस्था या जणू एकाच नाण्याचे दोन बाजू आहे. याने आपण याला जोडू शकतात. त्यांच्यातील अन्योन्य संबंध समजून घेणे आवश्यक आहे. अर्थव्यवस्था संदर्भातील निर्णय सरकारी ध्येय धोरणा सुसंगत आहे. अब हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हिंदुस्तानी मईशत को चलाने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत थी. तो 1951 से 2017 तक हर साल 5 साल का एक कानून बनाया जाता था, जिसमें बहुत सारे प्लान बनाए जाते थे, मंसूबे बनाए जाते थे और उन मंसूबों के ज़रिए उसे चलाया जाता था. इन मंसूबों से ही हमारी मईशत चलती थी. तो अब क्या हुआ, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर जुड़ती गई, बहुत सारी नई चीज़ें भी आती गई. अब जैसे देखिए 2014 में आप अच्छी तरह से जानते हैं GST है ना, वस्तु आणि सेवा कर, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स ये लाया गया, जिसकी वजह से क्या हो कि हुकूमत के पास, सरकार के पास ज़्यादा से ज़्यादा दौलत जमा हो सरकारी ख़जाने में, जिससे वो सारे लोगों को अच्छे से अच्छी फैसिलिटी दे सके. तो इस तरह से मईशत को जगह जगह पर उठाया जाता है और मईशत को बड़ा किया जाता है. इसमें एक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो बहुत बड़ी चेंज थी वो थी 1991 में जो लाई गई डॉक्टर मनमोहन सिंह के ज़रिए, वो थी ग्लोबलाइजेशन. उन्होंने ग्लोबलाइजेशन को इंट्रोड्यूस किया, जिसको कहा जाता है कि बहुत बड़ी हमारे यहाँ पर हिंदुस्तान में तब्दीली थी. इसी वजह से क्या हुआ कि हिंदुस्तान पूरी तरह से तब्दील हो गया. तो इसे भी बहुत ज़्यादा ये दी जाती है. अब जैसे अच्छा, त्याच्यामध्ये आपण बघता स्वच्छ भारत अभियान, ह्याला पण आपण बघू शकता की काय आपल्याला
त्याच्यामध्ये सेस लावून घेतात. तर अशी खूप मोहिमे आणि स्वच्छ भारत मोहीम पण सुरू केली गेली. त्याच्यावरून आपल्याला काय झाला, आपले शहरे जे आहेत ते सुंदर दिसायला लागले. अब इसके बाद जो है वो है तालीम, एजुकेशन, शिक्षण. अब शिक्षणामध्ये अंगणवाडी, शाळा, विद्यापीठे, मानद विद्यापीठे, स्वायत्त संस्था, IIT, IIS, IIM, त्याच्यानंतर व्यावसायिक शिक्षण देणाऱ्या संस्था, मुक्त शिक्षण देणाऱ्या संस्था, त्याच्यानंतर इत्यादी विचार करता शिक्षणाच्या सर्व स्तरावरील शैक्षणिक संस्थांमधील संख्येत प्रचंड वाढ झालेली दिसते. अब जो एजुकेशन हो गया हमारा आज़ादी के बाद, ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है. कैसे कि हमें नर्सरी से लेकर तो ऊपर तक, यानी कहाँ तक, यूनिवर्सिटी लेवल तक बहुत ज़्यादा हमारे पास तालीम आ चुकी है. जैसे आंगनवाड़ी हम देखते हैं, उसके बाद स्कूलें देखते हैं, उसके बाद कॉलेजेस आ गई, अलग अलग तरह के कॉलेजेस आ गई. IIT हम देखते हैं, IIM देखते हैं हम, उसके बाद फासलाती तालीम है, इसके अलावा प्रोफेशनल तालीम है. इस तरह से अलग अलग तरह की बहुत सारी तालीमात हिंदुस्तान में दिखने लगी और बहुत सारे चेंजेस भी इसके अंदर आने लगे. त्याच्यामध्ये आपण बघू शकता 2019मध्ये शिक्षण पद्धती सर्वच स्तरावर परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी नवीन शैक्षणिक धोरण संदर्भातील मसुदा तयार करण्यात आला. तर त्याच्यामध्ये पण बदल होत चाललेला आहे. तर त्याच्या पण आपल्याकडे आपण चेंज बघू शकता. एज्युकेशन, देर हॅज बीन सिग्निफिकंट एक्सपान्शन ऑफ नंबर ऑफ अंगणवाडीज, ओके, देन स्कूल्स, then is universities, deemed university, autonomous universities, IITs, okay, IIM. What is the full form of IIT? Indian Institute of Technology. IIM, Indian Institute of Management. Then NITs, then vocational programs, then open learning, then online education, then self learning opportunities, and so on. And after that there is some changes also. The draft new education policy has been formulated in 2019. So there is a changes on that. अब नेक्स्ट जो नुक्ता है हमारा वो है पॉलिटी, जिसे हम कहते हैं सियासी निज़ाम, राजकीय यंत्रणा. अब हम अच्छी तरह से जानते हैं कि सभी को हिंदुस्तान में वोट देने का हक हासिल है. जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर है, मर्द हो, औरत हो, किसी भी मज़हब का हो, किसी भी ज़ात का हो, उसे वोट देने का हक हासिल है. स्वातंत्र्योत्तर भारतामध्ये लोकशाहीच्या तत्त्वांचे अनुसरण करणारी राजकीय यंत्रणा असं आपण स्वीकारली. भारत या लोकप्रिय लोकशाही देश आहे. येथील सरकारचा कारभार चालवण्यासाठी कार्यकारी मंडळे, कायदे मंडळे, न्यायव्यवस्था असे 3 प्रमुख आधारे आहेत. तर हे सरकारला काय करते, त्यांचा कारभार कमी करते. आणि त्याच्यानंतर आपण लोकशाही पद्धतीवर आधारलेले सत्तेची विक्रिती केंद्र तत्त्व स्वीकारले आहे. भारतामध्ये लोकशाहीमध्ये पूर्वी अस्तित्वात असलेले संस्थांमधील नवाब, राजे रजवाडे अधिकारी मान्यता नाही अशी आपल्याकडे आहे. आणि त्याच्यामध्ये 18 वर्षा पूर्ण झालेले प्रत्येक भारतीय नागरिकांना मतदानाचा हक्क दिलेला आहे. ते मतदान करू शकतो. तर हे आपली काय आहे, राजकीय यंत्रणा आहे. हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे यहाँ पर जो है 18 साल से ज़्यादा की उम्र वाले इंसान को वोट देने का हक हासिल है. इसके अलावा हम जानते हैं कि अदलिया, इसके अलावा ईवान जो है, अपने जो ऐवानों के अंदर कानून बनाए जाते हैं. उसके अलावा इस तरह की चीज़ों से हमारी हुकूमत चलाई जाती है.
और इसी पर बेस हमारी हुकूमत पूरे साल चलती रहती है। In post-independent India, we have taken a system of governance based on the principle of democracy. India is the most popular democracy in the world. The three arms of government is execution, assembly and legislature, as well as judiciary. We have the principle of democratic decentralization. Okay. आता तुम्ही पाहू शकता तुमच्या स्क्रीनवरती एक वोटिंग राईट्स टू ऑल ॲडल्ट सिटीजन ऑफ इंडिया असं लिहिलेलं आहे आणि त्याच्यामध्ये वोटिंग कार्ड पण काय महिला दाखवत आहे. तर हे आपला कंप्लीट झालेला आहे. आता आपला पूर्ण जे घटक होता ते कंप्लीट झालेला आहे. नोट्स मी तुम्हाला PDF फॉर्मॅटमध्ये उपलब्ध करून दिलेली आहे. एक्झरसाइज ते पूर्ण सॉल्व करून मराठीमध्ये टाईप करून PDF पूर्ण जितके घटक आहेत ते घटकांची पूर्ण टाइप करून दिलेली आहे तुम्हाला. इंग्रजीची पण उर्दू के लिए भी तमाम मैंने जितनी नोट्स थी वो तमाम टाइप करके आपकी व्हाट्सएप नंबर पर और व्हाट्सएप ग्रुप पर पूरी के पूरी आपको अवेलेबल कर दिया हूँ. आप उसे पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं. पूरे जितने चैप्टर्स हैं उनकी सब की आपको पूरी के पूरी नोट्स उसमें आपको मैंने दे दिया हूँ. आपको पूरी टाइप कर दे दिया हूँ. आप उसे PDF फॉर्मेट में पढ़ सकते हैं. द नोट्स ऑल्सो अवेलेबल इन द इंग्लिश. ऑल द चैप्टर्स एंड ऑल द थिंग्स आर डन बाय मी. सो यू हैव टू फेलिसिटेट दैट. तो इससे आप फ़ायदा उठाइए और इस तरह से हमारा एक सबक मुकम्मल होता है. शुक्रिया. थैंक यू.